वेलकम टू ऑल इन माय चैनल ए प्लस द्रोणा। आप सुन रहे हैं रेडियो पॉडकास्ट विद रजत श्रीनेत। आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं जिससे आपका रिवीज़न स्मूथ हो। मेरा प्रयास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 3 वॉल्यूम अभी तक हमने रिलीज़ किया है। चौथे पॉडकास्ट पे आप बैठे हुए हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान में सुनिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ईयरफोन लगाकर स्मूथली, चाहे सो रहे हो चाहे बैठे हो, ये पॉडकास्ट चलना चाहिए। कल मैंने बताया बैक्टीरिया के बारे में आपको, यानी कि वॉल्यूम 3 में। नहीं देखे हो तो देख सकते हो जाकर। लाइट चली गई इसलिए अंधेरा आ रहा है। अब बड़ा मज़ा आ रहा है। वाकई में रेडियो ऐसा ही तो होता है। बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था? एहरनबर्ग ने दिया था, है ना। बैक्टीरिया बिलोंग किससे करता है? मोनेरा से बिलोंग करता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्रोकैरियोट्स के पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री वाला न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उनमें जेनेटिक मटेरियल के लिए एक रीज़न तो होता है। अब वो रीज़न क्या होता है? वो रीज़न होता है न्यूक्लियोइड। याद रखिएगा, न्यूक्लियोइड, है ना। आरएनए कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। और एमआरएनए को हम लोग क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? हिंड सेकेंड था। वाटर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1974 में। हाँ भाई, ये वही साल है 1974 जब चिपको आंदोलन भी हुआ था, है ना। बायोडाइवर्सिटी में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग लंग ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, ये अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट जो कि इतने मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ वहाँ पे रहते हैं, है ना। और वहाँ पर लॉस भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्या कर रहे हैं वहाँ अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट में लोग वहाँ पे सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। जंगल काट रहे हैं, सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, है ना, जिससे वहाँ के ग्रेजिंग कैटल्स को वो खिला पिला सकें। अब सोचो, इतने बड़े बड़े पेड़ों को काट के सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, है ना, कुछ अलग बात। तो यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब होता है कि बायोडाइवर्सिटी किस वजह से लॉस हो रही है, तो उसके 4 कारण हैं, जिसको हम लोग एविल क्वाड्रेंट कहते हैं। एविल क्वाड्रेंट में 4 बातें जो होती हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। किसी का हैबिटेट ही छीन लोगे तो बेचारा जाएगा कहाँ, है ना। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और एग्जाम्पल देख लो, पहले जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुआ करते थे, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे, वो 14% हुआ करते थे, लेकिन घट के कितने हो गए हैं? 6% हो गए हैं, है ना। तो इसी तरीके से बहुत तेज़ी से किसी का हैबिटेट जो है लॉस हो रहा है। और एक्सटिंक्शन सबसे बड़ा जो रीज़न है हैबिटेट लॉस का, वो क्या है? सॉरी, बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पहली बात। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काऊ को लोग मार मार के उसकी चीज़ों को यूज़ कर लिए। मजबूत चमड़ी थी तो नाव बना लिए, ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। पैसेंजर सी काऊ एक्सटिंक्ट हो गया, कुछ बचा नहीं। तीसरा क्या है? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। जब भी किसी कोई भी बाहरी आता है, किसी स्पीसीज़, किसी इंडिजिनस स्पीसीज़ को बहुत खतरा फैलाता है ना। हमारे ही यहाँ के एरिया में जब भी कोई बाहरी स्पीसीज़ आता है तो यहाँ पर इंडिजिनस के लिए खतरा मंडराने लगता है। कैसे? देखिए, वाटर हाइसिंथ आ गया, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं वाटर हाइसिंथ को। लेंटाना आ गया, कैरेट ग्रास आ गया, जो व्हीट के साथ यूएसए से आया था, है ना। तो इस तरीके से होता है। अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियस गैरीपाइनस, है ना। अफ्रीकन कैटफिश जो है, इसका इल्लीगल इंट्रोडक्शन हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो देसी मंगूर हुआ करती थी, देसी कैटफिश हुआ करती थी, इंडिजिनस कैटफिश एक्सटिंक्ट होने लगी हैं।
तो आप देखते होंगे। फिर आता है आपका को एक्सटिंक्शन। याद रखिए, प्लांट गायब तो पॉलिनेटर भी गायब, है ना। पैरासाइट गायब तो होस्ट गायब तो पैरासाइट भी गायब। तो ये जो रिलेशनशिप है, अगर कोई को इवॉल्व करता है तो को एक्सटिंक्ट भी करता है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देखिए, लाइट नहीं है और सच मायने में आपको बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करने में, मज़ा आ रहा है। बस अब क्या बोलूँ, कोई देखने वाला नहीं है, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, कोई नहीं देखने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। बायोडाइवर्सिटी के ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, इसको किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने दिया था। अच्छा, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो आप पूछो कहाँ भैया, फादर ऑफ इकोलॉजी कहाँ पूछ रहे हो? इंडिया में पूछ रहे हो या ओवरऑल? अगर इंडिया में पूछूंगा तो रामदेव मिश्रा जी। कौन मिश्रा जी? रामदेव मिश्रा जी। और अगर पूरी दुनिया में पूछूंगा तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। हे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इन्होंने स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। साउथ अमेरिकन जंगल में बंदा घूमने निकल गया और घूमते घूमते देखता रहा कि 2 किलोमीटर चले तो 10 स्पेसीज मिले, 4 किलोमीटर चले तो 100 स्पेसीज मिले। इस तरीके से जितना आगे बढ़ता गया, एरिया जितना बढ़ाता रहा, उतने नए नए स्पेसीज उसको मिलते रहे। लेकिन 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 एक वक्त आया जब एरिया बढ़ाता रहा, कोई नया स्पेसीज उनको नहीं मिला। तो यही है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। ग्राफ निकल कर आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ निकल के आता है ना। अब देखिए, बहुत कुछ बातें मैंने आपको यहाँ बताई इस सब चीज़ों में। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये बताती है कि कौन एक्सटिंक्ट हो गए, कौन गायब होने वाले हैं। जैसे IUCN ने 2004 में एक अपना डेटा दिया था कि भैया 784 स्पेसीज़ जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। 784 गायब हो चुकी हैं, नहीं रह गई, है ना। जिसमें से इतने ज़्यादातर आपके इनवर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट हैं, प्लांट्स हैं। याद रखिएगा 338, 359 और 87, ये डेटा याद रखिएगा। अब 15,500 स्पेसीज़ जो है पे खतरा मंडरा रहा है, ये भी इन्होंने बताया। IUCN ने कहा कि अब ये लोग इंडेंजर्ड हैं, यानी कि ये मान लो 784 लोग तो एक्सटिंक्ट हो गए थे। देखिए, लाइट आ गई, कुछ अलग तरह का वीडियो बन रहा है। अब मुझे मज़ा आ रहा है, फ्रीक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट में फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। कि फाइनली लाइट आ गई है। तो 784 का एक डेटा है और दूसरा डेटा मैंने आपको बताया 15,500 का। 784 वाला जो डेटा है उसमें आपको जो याद रखना है वो याद रखना है 359, 338 और 87। और 15,500 स्पेसीज़ जो कि इंडेंजर्ड हैं, है ना, जिन पे एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है, ये भी IUCN ने दिया था। इनमें से सबसे ज़्यादा खतरा जो मंडरा रहा है वो है एम्फीबियन। 32% इसमें से जो डेटा है उसमें से 32% एम्फीबियन जो हैं उन पे ये खतरा मंडरा रहा है कि वो आगे चलकर, वो इंडेंजर्ड हैं अभी, आगे चलकर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा उन पे मंडरा रहा है। अब आपके पास यहाँ निकल के आता है, चलो कुछ दिखाई तो दिया आसपास, तो आई होप आप लोग अपनी आंखें बंद कर इस मेरी बात को सुन रहे होंगे। मेरा मुंह देखना, पीछे की दीवार देखना नॉट इम्पॉर्टेंट है मेरी बात को सुनना, और इम्पॉर्टेंट है इसको याद करना। और फिर से इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो को फिर से आपको 1-2 दिन बाद फिर से रिपीट करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, सभी लोग ने डेटा दिया कि चलो भाई 1.7 to 1.8 मिलियन तरह तरह के स्पेसीज़ हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी है। कई लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा है, 45 मिलियन 50 मिलियन है। लेकिन कुछ साइंटिफिक बेसिस पे रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, करीब करीब 7 मिलियन स्पेसीज़ इस धरती पे हैं, और क्या पता कि जब तक हम लोग उसको खोजें तब तक वो एक्सटिंक्ट हो जाए। बहुत बड़ा फिंगर हमारे ह्यूमन के ऊपर उठता है कि तुम ही लोग सब कर रहे हो। 1000 वैरायटी मैंगो की पाई जा रही है, इतनी बड़ी वैरायटी। ये क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अब
याद रखना कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है रीवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये दिया था पॉल एहरलिश ने, है ना। और जो डेविड टिलमैन थे, एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनका भी नाम हमने डेविड टिलमैन रख दिया था। अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो डेविड टिलमैन जो है वो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किया था और इस बात को बताया था कि अगर डाइवर्सिटी हम लोग बढ़ा देंगे किसी भी एरिया में तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो दैट डाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। बहुत मज़ा तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत कुछ कवर करवा रहे हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हर्बर्ट बोयर का नाम आपने सुना होगा। हर्बर्ट बोयर जो थे उन्होंने स्टडी किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। कौन से वो 2 एंजाइम है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? याद रखिएगा, 2 एंजाइम जो होते हैं वो पहला होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और दूसरा होता है मिथाइलेज। इश्चरिचिया कोलाई भी आसपास के लोगों से बचना चाहता है। बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है, भले नाम उसका बैक्टीरियोफेज है बट वो क्या है? वायरस है जो कि किसको फेज करता है? बैक्टीरिया को। इसीलिए उसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। इश्चरिचिया कोलाई को हार्म पहुंचाता था। भगवान ने उसको इम्यून सिस्टम में, इश्चरिचिया कोलाई के इम्यून सिस्टम में ऐड कर दिया 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जैसे ही वो एंट्री करता है बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लियोप्रोटीन, वैसे ही तुरंत उसके जगह जगह पे मेथिल ग्रुप ऐड कर देता है मिथाइलेज, और वहीं पर कैची मार देता है कौन? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज। बायोटेक्नोलॉजी के 2 ही प्रिंसिपल है बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल फ्री एम्बियंस। बहुत पसीना हो रहा है यार। नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। आकाशवाणी, जो भी वाणी, दुनियावाणी सब चल रही है, कंटिन्यू रखो, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ये मेरा वादा है। लगे रहिए। थैंक यू।